बेहतरी आ सकती है, आसानी पैदा हो सकती है। और इसी तरह बाज़ औक़ात मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, कोई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की मशीनें चल रही होती हैं, वहाँ पे भी इस वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लिया जाता है डिफरेंट तरह के डाटा को मूव ऑन करने के लिए। और इसमें यहाँ पे जो इन आखिरी दो एग्जांपल्स में जो हम उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, वो जिस तरह हमने कल वाले लेक्चर में या परसों वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये दो तरह के वजूहात की वजह से हम 802.11 या वायरलेस के ऊपर गए थे, वो थी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो छोटे वाले गैजेट्स होते हैं, इन केस में हम मोबिलिटी को सपोर्ट या उसका वो वाला फ़ायदा उठा रहे होते हैं, मोबिलिटी एस्पेक्ट का। और यहाँ वाले केस में लाइक प्रिंटर है और ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं कि हमें वो बजाय वायरिंग करने के और इन चीज़ों को मैनेज करने के, हम आराम से वायरलेस का एक स्टेशन अप करते हैं, AP अप करते हैं और उसके बाद नेटवर्क को फ़ौरन इस्टेब्लिश करके उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। और इन्हीं वजूहात की वजह से 802.11 जो है वो बड़ी तेज़ी से उसने ग्रो किया और एक वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया है नेटवर्क के हवाले से वायरलेस में। और हम देख रहे हैं कि लाइक एप्पल का जो एयरपोर्ट है वो कंप्यूटर को स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह के साथ 802.11 के ऊपर कनेक्ट कर देता है, जिसकी मदद से आप जो सॉन्ग्स वगैरह हैं उन स्पीकर्स के ऊपर या जो भी आपका व्हाटएवर ऑडियो चल रही है उसको आप बजाय वायर्स वगैरह के थ्रू कनेक्ट करने के वो वायरलेस के थ्रू कर लेते हैं। इस तरह टीवो है, डिफरेंट तरह की कंपनीज़ हैं जिन्होंने 802.11 के वर्किंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया और उसके हवाले से वो हाई स्पीड मीडिया ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो कर रही हैं 802.11 के ऊपर। और ग्रेजुअली जो वक्त गुजरता जा रहा है 802.11 की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पेनिट्रेट करती जा रही हैं हमारे जनरल डे एवरीडे लाइफ में, और अच्छी खासी तो करी गई हैं। आप लोगों के पास ये अपने वाईफाई वगैरह की एग्जांपल तो मौजूद ही है कि वो तकरीबन हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, ये हम देख रहे थे स्टेशन वाला पॉइंट। ये सारी बातें हमने अभी वाली डिस्कस की हैं इन दो स्लाइड्स में। ये चार एस्पेक्ट्स से अब हम इनको वन बाय वन देख रहे थे। तो अभी हमने स्टेशन वाला पॉइंट देखा कि स्टेशन में क्या हो रहा होता है और क्यों हो रहा होता है, क्या रिक्वायरमेंट थी, स्टेशन होते क्या हैं और क्या क्या किया जा सकता है। सेकंड चीज़ में दी हुई थी AP, जिसका एक्चुअल जो कि एब्रीविएशन थी एक्सेस पॉइंट की। तो कुछ तरह के वायरलेस नेटवर्क होते हैं जिनका तस्करा आगे आने वाला है, उसके अंदर ये जो एक्सेस पॉइंट होता है ना, ये इस्तेमाल होता है। एक्सेस पॉइंट का काम ये होता है कि ये बीच में एज ए ब्रिज कह लें, एज ए ऑपरेटर कह लें, काम करता है। और ये दो तीन तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर एक तो ये कि अगर एक स्टेशन है दूसरे स्टेशन से कम्युनिकेट करना हो तो वो उसको प्रिवेंट करता है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करे। वो मतलब अगर मैंने आपसे वायरलेस के थ्रू कोई बात करनी है और मैं उस ख़ास तरह के नेटवर्क में हूँ जिसके अंदर APs इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो फिर मैं डायरेक्ट डाटा आपको नहीं भेजूंगा, बेशक आप मेरे वायरलेस की रेंज में हो, बल्कि मैं डाटा या पैकेट या जो भी है वो AP को भेजूंगा और AP देन फिर आपको ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है। और इसके बाद दूसरा वो काम ये कर रहे होते हैं कि अगर आप का जो भी नेटवर्क है वो किसी बैकबोन नेटवर्क से भी कनेक्ट हुआ हुआ है, लाइक घरों में DSL होते हैं तो वो बैक साइड पे केबल के साथ, टेलीफोन की केबल के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं। तो ये जो एक्सेस पॉइंट होता है ये वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है कि जिसके अंदर आपका जो वायरलेस वाला डाटा है वो ट्रांसफॉर्म होके वाइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और देन आगे मूव ऑन हो जाता है। और उसी तरह जब वहाँ से डाटा रिसीव होता है तो इसको ये वायरलेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे स्टेशन तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार होता है। तो ये दोनों काम जो हैं ये बेसिकली AP या एक्सेस पॉइंट जो है इसकी ज़िम्मेदारी होती है। और ये वाला जो काम है कि ये डाटा को वायरलेस से वाइल्ड में लेके जाना या वाइल्ड से वायरलेस में लेके जाना, इस काम को ब्रिजिंग फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो ब्रिजिंग फंक्शन है ये बेसिकली एक्सेस पॉइंट के अंदर होता है, एक्सेस पॉइंट का फीचर है। और ब्रिजिंग फंक्शन किसको कहते हैं? सिंपली वायरलेस टू वाइल्ड या वाइल्ड टू वायरलेस डाटा ट्रांसफर। तीसरी चीज़ थी मीडियम। तो जाहिर है कि जिस तरह हम ख़त भेजते थे तो हमें पाकिस्तान पोस्ट का होना ज़रूरी था। लेटर बॉक्स लगे होते थे, आपको कहीं भी गली मोहल्ले में नज़र आए तो लाल रंग का डब्बा होता था, फिर पीला हो गया था, उसमें डाल दें तो उसके बाद वो आगे डाकिए की जिम्मेदारी थी कि वो पहुंचा देता था उसको। तो इसी तरह इन पैकेट्स को भी पहुंचाने के लिए कोई ना कोई हमें मीडियम चाहिए, और इस केस में ये जो है नॉर्मली रेडियो फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इसके अंदर इनिशियली जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि उन्होंने दो तरह के वो
स्पेक्ट्रम्स वगैरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इनिशियली जब इसको वायरलेस को डिज़ाइन किया गया, वायरलेस के 802.11 को डिज़ाइन किया गया, तो उन्होंने इनिशियली दो तरह के वो एल्गोरिदम कह लें या टेक्निक्स कह लें, उनको इस्तेमाल करते हुए इसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद वो लेयर्स जो हैं मज़ीद से मज़ीद ऐड होती जा रही हैं और ये सारी की सारी 802.11 के मैक के ऊपर नॉर्मली काम कर रही होती है, क्योंकि फ़िज़िकल ने तो जस्ट उसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो पैकेट्स और देन सेंड कर देना है। जो एक्चुअल ये सारी टेक्निक्स हैं कि वो कैसे पैकेट बनेगा, उसके अंदर जो डाटा है वो कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, ये सारी की सारी नॉर्मली मैक के ऊपर, मतलब जो मैक वाली लेयर होती है उसके ऊपर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में ऑप्टिमाइजेशन आ रही होती है और मज़ीद इन्हेंसमेंट आ रही होती है। तो ये सारे के सारे फिर 802.11 A, B, G वगैरह इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो कि 802.11 के नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम ये है कि ये ख्याल रखता है कि पैकेट को उसकी एंड डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसमें हम अभी आगे जाके देखेंगे कि नॉर्मली घर में तो हमारे अगर एक ही वो जो है एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, एक ही वो जो वायरलेस का वो राउटर सा लगा हुआ है, तो वहाँ पे तो हमारे लिए बड़ी आसानी है कि हम एक ही एपी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और आगे वो डाटा को भिजवा देती है वायर्ड नेटवर्क पे। लेकिन जो कॉर्पोरेट नेटवर्क्स होते हैं या बड़े नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ पे या अगर आपको वसी एरिया चाहिए तो वहाँ पे फिर आप एक उस बेसिक सर्विस सेट को या उस बेसिक एरिया को एक्सटेंड कर लेते हैं, एक से ज़्यादा ईपीज़ लगा लेते हैं, एक से ज़्यादा एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब जब डाटा आता है तो एक्सेस पॉइंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली सेम SSID जनरेट कर रहे होते हैं, एक ही उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये देखता है कि मैंने डाटा जिस क्लाइंट को भिजवाना है वो इस वक्त कौन सी वाली एपी के साथ लिंक हुआ हुआ है, कौन सी वाली एपी के ऊपर कनेक्ट हुआ हुआ है, और देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक काम होता है कि वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन से स्टेशन किस किस एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं, और जब उनके लिए कोई डाटा आता है तो वो फिर उसी रेलेवेंट एक्सेस पॉइंट के ऊपर भिजवा देता है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जिस तरह मोबिलिटी सपोर्ट इसका एक बड़ा वेल नोन फीचर है वायरलेस का। तो मोबिलिटी में अक्सर ये होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट के अंदर मूव करते रहते हैं, दूसरे से तीसरे मूव करते रहते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि इस वक्त करंटली वो जो कोई भी स्टेशन है या कोई भी नोड है वो कौन सी वाली एपी के साथ कनेक्ट हुई हुई है, ताकि जब भी कोई डाटा आए तो बजाय इसके कि वो 4 एपीज़ के ऊपर इकट्ठा भिजवा दे, वो सिर्फ उस रेलेवेंट एपी के ऊपर भिजवाएगा, जहाँ से आगे फिर ट्रांसफ़र होगा तो वो उस क्लाइंट तक पहुँच जाएगा। क्या नहीं, ये एक सिस्टम होगा। अभी तक जो हम ये बातें 3-4 हमने पढ़ी हैं, इसमें से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या वो जो मैक वगैरह होते हैं, ये सारे डिफरेंट तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ठीक है। जिस तरह अब आर्प का टेबल होता है ना, तो होता ये है कि जब आपने किसी नोड को डाटा भिजवाना है नॉर्मल ईथरनेट वाले केस में, तो करते ये हैं कि आपको चाहिए होता है उसका मैक एड्रेस, ठीक है। तो अगर तो आपके पास मैक एड्रेस ऑलरेडी आपके आर्प टेबल में पड़ा हुआ है तो तब तो ठीक है कि आप वहाँ से रीड करते हैं और अपना पैकेट जनरेट करते हैं, उसके अंदर उस मैक एड्रेस की एंट्री डालते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लोकली उस क्लाइंट का या उस नोड का जिसके ऊपर आपने डाटा भिजवाना है मैक एड्रेस नहीं है, तो आप फिर सेंट्रल मैक टेबल को कॉल करके वहाँ से पता कर लेते हैं या एक वो कर देते हैं, उसको प्रोपेगेट कर देते हैं सबको कि फ़लाँ जो आईपी एड्रेस है उसका मैक क्या है, तो फिर आपको मैक वापस मिल जाता है और फिर आप उसको अपनी टेबल में एंटर कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जो है एक पूरे का पूरा सिस्टम है, जिसको हम आगे जाके बड़ी डिटेल में देखेंगे कि कैसे काम कर रहा होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ एपीज़ पे चल रहा होगा, और जब भी स्टेशन किसी एपी को कनेक्ट करेगा तो उसके पास वो अपनी एंट्री करवा देगा कि जी मैं अब आपसे डाटा लूँगा और आपको डाटा दूंगा, ठीक है। वो एपी फिर आगे बाकी एपीज़ को अपडेट कर देगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबके ऊपर चल रहा होगा। तो उससे फिर ये होगा कि जो ही कोई पैकेट उस स्टेशन के लिए आएगा वो फ़ौरन चेक हो जाएगा कि अच्छा ये तो एपी नंबर 3 के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और वहाँ से फिर वो एपी नंबर 3 पे वो डाटा ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से उसकी फ्रेमिंग होगी और फ्रेमिंग होगी वो आरएफ के फॉर्म में उस एंड नोड तक फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा,
अब ये आपके सवाल का हल्का सा जवाब यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली कि जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं ये ब्रिजिंग इंजन, और ब्रिजिंग इंजन मैंने आपको पहले बताया था कि ये बेसिकली एपी का काम है, ठीक है। वो ब्रिजिंग इंजन क्या काम करता है, ठीक है, वायर टू वायरस और वायरलेस टू वायर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिकली उसी के साथ ही बाइंड हुआ होता है। और जो बैकबोन नेटवर्क है, बैकबोन नेटवर्क किसको कह रहे हैं, वो जो आपका राउटर के पीछे जो भी वायर्ड नेटवर्क लगा हुआ है, लाइक डीएसएल का कनेक्शन है या ईथरनेट लगी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर से जो फ्रेम आ रहे हैं और जा रहे हैं, इन सब के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रिजिंग इंजन ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं हर एपी के ऊपर, ठीक है। और नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे पास बैकबोन नेटवर्क में ईथरनेट ही इस्तेमाल हो रहा होता है, अनलेस कोई बहुत हाई फाई इस तरह का नेटवर्क हो कि जहाँ पे डायरेक्ट फाइबर टर्मिनेट हो रही हो और फाइबर से आगे जो है ना वो पेयर्स उसके ऊपर जा रहे हो। नॉर्मली जो है वो इतना हाई फाई नेटवर्क कहीं पे इस्तेमाल नॉर्मली इसी तरह होता है। देखिए ना, अब हम लोग घरों की अपनी एग्जांपल लें तो हमारे घर में आ रही होती है केबल अपने वो जो भी डीपीसीपी लगी होगी टेलीफोन वगैरह की, वहाँ से आ रही होती है ना, तो वहाँ तक नॉर्मली कॉपर का होता है। लेकिन उसके पीछे सारे का सारा जो नेटवर्क जो पीटीसीएल का अपना मैनेज हो रहा है वो तो सारे का सारा फाइबर के ऊपर है ना, ठीक है। मतलब एक्सचेंज से मेरे घर के करीब जो भी उनका वो बॉक्स लगा हुआ है वहाँ तक शायद फाइबर बिछी हुई होगी, ठीक है। वहाँ से आगे फिर आप उसको ईथरनेट ना कहें, वो आप कह लें कि कॉपर वायर जो आ रही है मेरे घर में टेलीफोन की तार, वहाँ से वो उस पर शिफ्ट हो जाता है और फिर कॉपर वायर आके मेरे राउटर में लगती है और राउटर आगे उसको वायरलेस के थ्रू फॉरवर्ड कर देता है। जी जी हो सकते हैं ना, बिकॉज इसका उनसे ताल्लुक़ नहीं है। इसका काम है सिर्फ इस मतलब जो आपका एक्सेस पॉइंट बना हुआ है उसके साथ क्या चीज़ लग रही है। अगर मैं एक्सेस पॉइंट बना लेता हूँ जिसके अंदर फाइबर टर्मिनेट हो रही है और आगे वो वायरलेस का एंटेना लगा हुआ है तो वो फाइबर टू वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मैं उसके साथ ही उसके अंदर नेटवर्क की पोर्ट भी दे दूँ कि अगर फाइबर से डाटा आता है तो आप उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दो और अगर ईथरनेट से डाटा आता है तो उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दो, तो वो दोनों एरियाज में से जिसमें से भी डाटा आ रहा होगा वो उसको आगे ट्रांसफॉर्म करके वायरलेस में भिजवा देगा। वो क्या होगी? नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ ना कि बेसिकली जो भी वायरलेस की स्पेसिफिकेशन है ना, उनको एक चाहिए होती है बैकबोन नेटवर्क और एक चाहिए होती है आगे जो ईथरनेट ये 802.11 के हवाले से जो है ना इनकमिंग आउटगोइंग, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियोज में नेटवर्क ईथरनेट वगैरह ही इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी खास किस्म की रिक्वायरमेंट है तो मुझे नहीं पता कि इस तरह के स्विच अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्ट फाइबर लेते हैं और आगे उसको वायरलेस पे ट्रांसफर कर लेते हैं। उसकी वजह होती है कि फाइबर की एक्चुअली स्पीड बहुत हाई होती है। ये 54 मेगाबिट के नॉर्मली 802.11 एंड जो है मैक्सिमम 54 मेगाबिट पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। और एक वक्त में ट्रांसमिशन से सबसे बड़ा मसला है, जब तक आप मीमो को इस्तेमाल ना करें, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाली टेक्नोलॉजी को, तो नॉर्मली अगर हम सादे वाला IP कंसीडर करते हैं, कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, तो एक ही मतलब आपकी कम्युनिकेशन एक वक्त में हो रही होगी, ठीक है। तो पीछे से हो सकता है कि आपका मतलब 1 टेराबिट पर सेकंड के ऊपर कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, और आगे 54 मेगाबिट लगी हुई है, तो आपको उस फाइबर का नॉर्मली फ़ायदा नहीं होगा ना, ठीक है। तो इस वजह से प्रैक्टिकली सिनेरियोज में इस तरह नहीं हो रहा होता, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, आप एक और ही काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके बहुत सारे मतलब वो बहुत बड़ा वसीअ रीज नेटवर्क है और उसके अंदर आपका बहुत सारे APs हैं, ठीक है, और APs के दरमियान कम्युनिकेशन को आप बहुत फास्टर बनाना चाहते हैं, तो आप उनका आपस में जो लिंक है वो फाइबर पे ले जाएं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं लगाई हुई, उसकी वजह ये कि ये उस वाले एरिया को टच नहीं करता। ये सिर्फ कहता है कि मेरे पास एक पैकेट आ गया जो कि पीछे से किसी फॉर्मेट में है, चाहे वो ईथरनेट के फ्रेम पैकेट की फॉर्म में है, चाहे किसी भी XYZ टेक्नोलॉजी की फॉर्म में है, उसको मैंने ट्रांसलेट करना है, ब्रिजिंग का काम करना है और उसको आगे भिजवा देना है। इसी तरह जब वहाँ से मेरे पास कोई डाटा आता है तो उसको मैंने कन्वर्ट करना है, मतलब वायरलेस के ऊपर से कोई डाटा आता है तो उसको मैंने कन्वर्ट करना है और आगे भिजवा देना है जो भी मेरा बैकबोन नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि बॉटल नेक बन रहा है कि पीछे से फाइबर पे डाटा आ रहा है और आगे 54 मेगाबिट पर सेकंड है, तो फिर वो लगाने का फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इवन आम जो सादे वाले होते हैं वो भी अब 1 गीगाबिट पर सेकंड ईथरनेट के ऊपर पहुंच गए हैं, तो 1 गीगाबिट और 54 मेगाबिट में अभी भी बहुत बड़ा फ़र्क है,
इवन बैकबोन अगर हम इथरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो। अच्छा, अब इसमें हम ये टर्मिनोलॉजीज में एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजीज आ गई है, बेसिक सर्विस सेट। इसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो हमारा होता है बेसिक सर्विस सेट। ये ग्रुप ऑफ स्टेशन है जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं वायरलेसली एक दूसरे के साथ। तो ये हम कह देंगे कि उस सेट को ऐसे, मतलब स्टेशन 2, 3, 4, 5, उनमें एपी है या नहीं है वो एक अलग बात है, जो कि आपस में एक दूसरे की रेंज में है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक रेंज होती है ना, एक हद से ज़्यादा जाके आपकी पर कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी। तो उस रेंज के अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो मिलकर एक बेसिक सर्विस सेट बना देते हैं, ठीक है। और उस रेंज को जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रही है उसको बेसिक सर्विस एरिया कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को अपने ध्यान में रखना है, आगे 2-3 बार इस्तेमाल होगा कि बेसिक सर्विस सेट या बेसिक सर्विस एरिया वाली जो बात है ना, ये जगह जगह इस्तेमाल होगी। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि बेसिक सर्विस सेट उस फिनोमिना को कहते हैं कि जहाँ पे कुछ वायरलेस की नोड्स जो हैं वो आपस में वायरलेस मीडियम इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। और वो जो एरिया या वो जो टेरिटरी है जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रही है, जहाँ तक उसकी रेंज है, जहाँ तक वो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको हम बेसिक सर्विस एरिया कहेंगे, ठीक है। इसकी 2 तरह की टाइप्स होती हैं, मतलब इस बेसिक सर्विस सेट की। एक होती है इंडिपेंडेंट बीएसएस और एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएस। इन दोनों में बड़ा सादा सा फर्क है। सबसे पहले हम रेड वाले को देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट बीएसएस। इंडिपेंडेंट बीएसएस में आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश करना बहुत आसान होता है। जस्ट आपके पास कुछ नोड होनी चाहिए जिनके पास वायरलेस में डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने की कैपेबिलिटी हो, और वो अपने आप को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, वो जो भी इसके पैक टूल होते हैं उनके मुताबिक, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करें, और कनेक्ट करने के बाद एक दूसरे को डाटा देना और लेना शुरू कर दें। तो ये हमारा एक बीएसएस डिफाइन हो जाएगा जिसका नाम है इंडिपेंडेंट बीएसएस, ठीक है। ये नोड एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्वल फॉर्म में काम कर रही होंगी, ठीक है। कोई भी नोड किसी को छोड़ के जा सकती है, कोई भी नोड उस एरिया में एडअप हो सकती है उस रूल्स के मुताबिक, और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट बीएसएस या आईबीएसएस। दूसरी टाइप का जो नेटवर्क है या दूसरी टाइप का जो बीएसएस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएस, और इसके अंदर सिर्फ एक फ़र्क है कि इसके अंदर हम एक्सेस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि ब्रिजिंग वगैरह की फैसिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम मतलब डायरेक्ट नोड्स, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर में हम नॉर्मली कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ, और स्विच फिर आगे दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो यहाँ पे देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएस को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि एपी की जगह पे आपका स्विच आ जाएगा, उसमें से तारें निकल के जा रही हैं डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स में, ठीक है। ये जो स्टेशन हैं ये आपके कंप्यूटर की फॉर्म में आ जाएंगे। और अगर हम, एक वो केबल होती है, उसका नाम मेरे से निकल गया, अगर आप है नहीं, कोएक्सियल केबल नहीं, ये वाली नेटवर्क वाली केबल ही होती है। उसमें होता ये है कि बेसिकली जो नॉर्मल केबल्स होती हैं नेटवर्क की, उसके अंदर वो दोनों साइड के ऊपर सेम वो कलर कोडिंग स्कीम रखी जाती है ना। तो अगर आप उसी कलर कोडिंग स्कीम को उल्टा कर दें, क्रॉस केबल, ठीक है ना, तो वो क्रॉस केबल होती है। क्रॉस केबल ये होती है, जिनको नहीं पता, कि जब हम ये इथरनेट की केबल्स बनाते हैं ना, जो एक साइड पे हमारे कंप्यूटर में लगती हैं और दूसरी साइड पे स्विच पे लगती हैं, तो दोनों साइडों पे खास कलर कोडिंग स्कीम होती है उन केबल्स की। उसके अंदर 8 केबल्स होती हैं, हर एक का खास रंग होता है, तो वो तरतीब से रखी जाती हैं कि अगर हम उसको नंबरिंग कंसीडर कर लें तो केबल नंबर 1 सबसे पहले होगी राइट साइड पे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और दूसरी साइड पर भी जब केबल बनेगी तो उसके अंदर भी इसी तरह से तरतीब होगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन अगर हमने किसी 2 कंप्यूटर को आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करवाना हो, बीच में हमारे पास स्विच नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखते हैं और दूसरी साइड पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रख देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता ये है कि चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो, इसके अंदर कुछ केबल होती हैं जो कि डाटा ट्रांसमिट करने के काम आ रही होती हैं, और कुछ केबल होती है जो डाटा रिसीव करने के काम आ रही है ना। TX और RX 2 तरह की केबल्स होती हैं, ठीक है। तो होता ये है कि स्विच तो आसानी से हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पास किन लाइंस के ऊपर TX आना है और किन पॉइंट्स पे RX आना है, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो उनका नेटवर्क कार्ड नॉर्मली उनको पता होता है कि मेरी जो पहली 4 पोर्ट हैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं डाटा रिसीव करूंगा और अगली 4 पोर्ट से मैंने डाटा भिजवाना है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट वाली केबल से 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दें तो होगा ये कि आपके कंप्यूटर की जो सेंडिंग वाली पोर्ट है वो उस साइड पे भी सेंडिंग वाली से जुड़ जाएंगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम फर्ज कर लेते हैं कि पहली 4 जो लाइंस हैं उस 8 केबल्स में से वो सेंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, और अगली 4 जो हैं 5, 6, 7, 8 वो रिसीविंग के लिए डाटा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो
तो अगर मैं, बल्कि इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए सिर्फ 2 केबल रख लेते हैं कि हमारी जो लैन की केबल है उसके अंदर सिर्फ 2 तारें जा रही हैं, एक डाटा सेंड करने के लिए नंबर 1 जो है, और नंबर 2 जो है वो डाटा रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइडों पे सेम केबल जोड़ लूँ तो यहाँ से भी 1 है सेंडिंग के लिए, वहाँ पे भी 1 में जाके जुड़ जाएगी सेंडिंग के लिए, तो होगा ये कि यहाँ से भी सेंड होता रहेगा, वहाँ से भी सेंड होता रहेगा, नहीं हो सकेगा। इसी तरह दोनों साइडें जो हैं 2 वाली वो रिसीविंग साइड की हैं, तो दोनों रिसीविंग का इंतजार करते रहेंगे उस लाइन पे। तो अगर हमने 2 कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो हम करेंगे कि उन केबल्स को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसकी जो 1 वाली केबल है उसकी 2 वाली पॉइंट के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और उसकी 2 वाली इसके 1 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब होगा ये कि जब यहाँ से डाटा 1 वाली तार से निकलेगा तो वो जाके लैंड करेगा उसके 2 वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे वो रिसीविंग स्टार्ट कर जाएगा क्योंकि वो रिसीविंग के इंतजार में बैठा हुआ है, और जब वो उसका कोई रिप्लाई करना होगा तो वो सेंड 1 वाली लाइन से होगा, वो 1 वाली लाइन इसके 2 वाले पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो रही है, तो उसकी सेंडिंग यहाँ की रिसीविंग वाली पोर्ट के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो बात ये हो रही थी कि इस तरह जो क्रॉस केबल वाला जो फिनोमेना होता है, तो वो जो क्रॉस केबल वाला फिनोमेना है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बीएसएस को शो कर रहा है कि कंप्यूटर्स या स्टेशंस आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो स्विच वाला फिनोमेना होता है कि यहाँ से हम डाटा पहले स्विच को भिजवाते हैं और स्विच आगे फिर जिस स्टेशन पे भिजवाना होता है डाटा उसको भिजवा देता है, वो यहाँ पे वायरलेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट बीएसएस है जिसके अंदर एक्सेस पॉइंट नहीं होता, ये इसके अंदर जितने भी स्टेशन है, जितनी भी नोड्स होती हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। और इनको बनाने के लिए, जैसे कि बाजमात नमाज़ पढ़ने के लिए कम से कम 2 हज़रात का होना ज़रूरी है, मतलब एक बंदा जो है जमात नहीं करवा सकता, तो उसी तरह जो 802.11 का इंडिपेंडेंट बीएसएस बनाने के लिए आपको कम से कम 2 स्टेशन चाहिए। 2 स्टेशन हो तो आप आराम से अपना IBSS इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये नॉर्मली स्पेसिफिक पर्पज़ और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटिंग होनी है तो यहाँ पे हम 6 बंदे आ गए हैं और यहाँ पे हमने डाटा आपस में शेयर करना है, तो हम यहाँ पे एक IBSS लगा लेंगे, ठीक है। सबके पास वायरलेस के कार्ड लगे हुए हैं उनके लैपटॉप्स में या उनके मोबाइल्स में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि वो IBSS डेवलप इनिशिएट कर लेंगे और उनको कोई AP नहीं चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा सेटअप नहीं चाहिए, वो आपस में एक दूसरे से डाटा वगैरह शेयर करेंगे। उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म होगी तो अपने अपने वायरलेस कार्ड बंद करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यही जो फिनोमेना है, ये IBSS है, ये यूज़ हो रहा होता है एडहॉक नेटवर्क्स में, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। दूसरे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर एक एक्सेस पॉइंट आ रहा होता है और एक्सेस पॉइंट जो है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और इवन वो नोड्स जो उसी सेम बेसिक सर्विस एरिया में होती हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, उनके लिए भी लाजमी है कि वो डायरेक्ट एक दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेट ना करें। उनको भी कम्युनिकेट करने के लिए मस्ट है कि वो अपना डाटा एक्सेस पॉइंट को भेजें और एक्सेस पॉइंट फिर जो है ना वो डाटा आगे भिजवा देगा आपके जो भी रिसीविंग नोड थी जिसके लिए आपने मैसेज भिजवाया था। अच्छा, ये बात देखी हुई है इसके अंदर कि सबसे पहले तो वो जो ओरिजिनेटिंग मोबाइल स्टेशन होता है वो डाटा या फ्रेम को ट्रांसफ़र करता है एक्सेस पॉइंट को, और एक्सेस पॉइंट जो है उसको आगे भिजवा देता है। इससे ज़ाहिर ये होता है कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सर्विस सेट है उसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन जब टेक प्लेस होगी तो उसके अंदर मिनिमम कितने हॉप्स आएंगे? हॉप पता क्या होते हैं? ठीक है, हॉप ये होते हैं कि आपके सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितनी डिवाइसेस बीच में आ रही हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से याहू के सर्वर को डाटा भेजता हूँ तो यहाँ से शायद केस का प्रॉक्सी सर्वर होगा, प्रॉक्सी सर्वर से फिर PTCL वालों का कोई प्रॉक्सी सर्वर होगा, फिर वहाँ से कोई और जाते जाते पता नहीं 20-25 कंप्यूटर से वो डाटा होता हुआ या 20-25 नोड से डाटा होता हुआ एंड तक जाके याहू के सर्वर तक पहुँचेगा। तो ये सारी हॉप्स कहलाएंगी, ठीक है। तो कितनी होंगी कम अज़ कम? खुद भी काउंट हो रहा होता है ना, 2 होंगी कम अज़ कम, खुद भी काउंट हो रहा होता है, ठीक है। बात आपकी ठीक है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले BSS में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी कम अज़ कम 2 हॉप्स आएंगी। कैसे? पहली हॉप होगी आपका यहाँ से AP, मतलब पहली हॉप AP पे बन जाएगी और फिर दूसरी हॉप खुद वो डेस्टिनेशन होगी। अच्छा,
तो अब इससे तो हमारा जो पाथ है वो लंबा हो गया। मतलब अगर हम रहते नॉर्मल वाले में जिसके अंदर कोई वो नहीं आ रहा होता, इंडिपेंडेंट बीएसएस जो होता है, तो उसके अंदर तो ये था कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते और हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी सी फास्ट भी हो जाती। लेकिन अब तो ये है कि हम बेशक साथ साथ बैठे हुए हैं और एपी वो वहाँ पे लगा हुआ है कॉर्नर में, इवन देन मैं पहले यहाँ से डाटा को कॉर्नर में भेजूंगा और फिर वहाँ से आपके पास आएगा। तो ये नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है? आपके ख्याल में क्यों हो रहा है? इससे क्या मकासद? क्लियर आ रहा है, क्लियर है। असली मैंने अपने आप को जगाने के लिए तो कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ कन्वर्सेशन चलती रहेगी ना, तो इंटरेक्टिव सेशन की वजह से, क्योंकि आप लोगों को